एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक देखने वाले हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखी हैं वो इंटरचेंज हो सकती हैं? इसका आंसर मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि यस, जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, विच मीन्स हम इजीली सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, ये सबको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हो गया? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो दो फैक्टर्स होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखा था। एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर। टेम्परेचर को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सेम प्रेशर को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। कैसे होगी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, रटना कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स जो हमारे डेली लाइफ के हैं उससे आपको लर्न हो ही जाएगा। आप जब पानी को बॉईल करते हो, है ना, तो पानी है वो यानी कि लिक्विड है। जब आप बॉईल करते हो तो ऊपर से भाप देखने को मिलती है, विच मीन्स वो स्टीम में चेंज हो रहा है। और स्टीम हमें पता है गैशियस फेस होती है, यानी कि गैशियस स्टेट होती है किसकी? लिक्विड की। तो यानी कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूं तो जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम कहें टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शंस में, और जब वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट हो जा रहे हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर विच मीन्स जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एक अच्छी स्टेट से वो लूज वाली स्टेट में, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास जो स्टेट है वो कौन सी है? सॉलिड। तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि हीट देंगे, और जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा अगर कर दे, विच मीन्स टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब टेम्परेचर को घटा दे तो क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर टेम्परेचर को घटा दोगे तो स्टीम लिक्विड में चेंज होगी, स्टीम हमारे पास वाटर में चेंज होगी, है ना? समझ में आया? सो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, या फिर इवन सॉलिड गैस में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, देखो, on increasing temperature the kinetic energy of the particles of the matter increases and they begin to vibrate with a higher energy। क्योंकि उनके पास एनर्जी आ गई है, so random directions में the particles will move। Therefore the interparticle force of attraction between the particles reduces, force of attraction घट गया, and particles get detached from their position and begin to move freely। तो freely अब move करना start कर देंगे। ठीक है, जो force of attraction solid में था वो टूटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसीलिए वो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, एंड वो गैशियस पार्टिकल्स में चेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अब यहां पर देख लो, एज अ रिजल्ट स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, सॉलिड अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड्स, सिमिलरली लिक्विड्स ऑल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। वेरी सिंपल। अब हम आ जाते हैं प्रेशर पे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है, विच मीन्स इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, अगर मैं प्रेशर लगाऊं ऊपर से, सो ये पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे ना, इस तरीके से ऑब्वियसली। तो क्लियरली आप समझ गए हो, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास स्टेट जो है वो एक अच्छी स्टेट में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना? तो यहाँ पर ये मान लो लिक्विड था, तो लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। सिमिलरली जो गैस है वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में, है ना? So by applying pressure, the interparticle spaces between particles of matter decreases। जो space है वो घट जा रही है। Thus by applying pressure and reducing temperature, ये तो हमने देख ही लिया था, टेम्परेचर अगर हम reduce कर देंगे तो उस केस में इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रेशर हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। सो हम एक सॉलिड को लिक्विड में और एक लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो सिंपल है। अब इन प्रोसेस के नाम क्या है?
चिंता मत करो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हमने मेन 2 फैक्टर्स देख लिए हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि इन्वॉल्व रहते हैं इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चलो जी। अब ये जो सिंपल सा पिरामिड है, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इसको लर्न कर लो। ठीक है, इसको चलो एक बार खुद बना लेते हैं हम। यहाँ पर मैं सॉलिड बना देती हूँ, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। अगेन यहाँ पर देखो, लिक्विड गैस में चेंज होगा और गैस लिक्विड में चेंज होगा। फिर यहाँ पर वापस से जो हमारे पास सॉलिड है वो गैस में चेंज हो सकता है और गैस जो है वो सॉलिड में चेंज हो सकती है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आइस अगर चेंज हो गई वाटर में, है ना, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? अगर आइस को बाहर ले आए हो, है ना, फ्रिज से बाहर ले आए, तो बाहर उसको हीट मिली, तो टेम्परेचर हमारा बढ़ा, तो वो चेंज हो गया, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो जब भी कोई सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। फिर आप फ्रिज में रखते हो ना, तो आप कहते हो फ्रीज हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो यहाँ पर मेल्टिंग होती है, इसका ऑपोजिट प्रोसेस क्या होता है? फ्रीजिंग का। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रीजिंग। फिर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो पानी है, पानी को उबाल दिया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बॉइलिंग, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर अगर गैस को मुझे लिक्विड में चेंज करना है, तो एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। वहां पर पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास खराब पानी होता है उसको हम बॉईल करते हैं। ठीक है, बॉईल करा यानी कि वेपराइजेशन करा, फिर वो जो वेपर्स बनी हैं उसको वापस से हम लिक्विड में चेंज करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हम घटाते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वहाँ एक कंडेंसर का हम यूज करते हैं। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, बट फिलहाल के लिए ये चीज देख लो कि अगर आप गैसियस स्टेट से चेंज कर रहे हो लिक्विड स्टेट में, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर अगर आप सॉलिड से किसी चीज को डायरेक्टली गैस में चेंज कर रहे हो, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम है, लर्न कर लो, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर आप गैस से किसी चीज को सॉलिडिफाई कर रहे हो यानी कि सॉलिड में चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए टर्म आता है डिपोजिशन। ठीक है, बहुत बच्चे इसको सॉलिडिफिकेशन भी लिख देते हैं, बट डिपोजिशन इज द करेक्ट टर्म, तो इसको डिपोजिशन ही लिखना। ठीक है, तो इसको देख लो, ये चार्ट को, अब इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पर सॉलिड चेंज हुआ किसमें? लिक्विड में। यहाँ पर जो ये हमने लाल लाल सी लाइन बनाई है ना, यानी कि यहाँ पर आप टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है। फिर आप टेम्परेचर को घटा रहे हो, है ना, टेम्परेचर इस केस में रिड्यूस कर रहे हो, तब जाके लिक्विड जो है सॉलिड में बदलेगा। ऑब्वियसली ये प्रोसेस तो हम समझ चुके हैं अभी। फिर अगर मुझे लिक्विड को गैस में चेंज करना है, मुझे वेपराइजेशन करना है, और यहाँ पर भी मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा। बट अगर मुझे गैस को यानी कि जो हमारे पास वेपर बन गई है उसको पानी में वापस से बदलना है, तो कंडेंसेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर को हमको रिड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पर देखो, अगर सॉलिड को गैस में बदलना है तो हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि टेम्परेचर देने पर ही होगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड गैस में चेंज होगा, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं, जब आप टेम्परेचर घटाओगे और गैस को चेंज करोगे किसमें? सॉलिड में। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर बना ही दिया है। आप चाहो यहाँ पर सॉलिड कुछ आइस क्यूब बना सकते हो। ठीक है, लिक्विड में आप यहाँ पर कंटेनर में पानी दिखा सकते हो, और गैसेस में तो ऐसे ऐसे बादल बना दो। ठीक है, बस हो गया। इससे ज़्यादा ड्राइंग मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ मैं आप लोगों से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अच्छी ड्राइंग बना के ही आओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेपराइजेशन एक अलग प्रोसेस होता है और इवेपोरेशन एक अलग प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th का। तो इन दोनों में ना डिफरेंस है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि वेपराइजेशन और इवेपोरेशन सेम है, नहीं। वेपराइजेशन का मतलब है बॉइलिंग। आप किसी भी चीज को बॉईल कर रहे हो यानी कि कंप्लीटली उसको चेंज कर रहे हो उसके लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अकर करता है, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ये टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर पे वेपराइजेशन अकर करता है। ठीक है, बट जो इवेपोरेशन है, वो जो प्रोसेस है वो बिलो दिस
बॉइलिंग पॉइंट अगर करता है, मतलब इस टेम्परेचर के नीचे हमारे पास इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कपड़े सुखाने डालते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, मान लो आपने उसके ऊपर आयरन कर दिया है ना, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पानी है वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने बॉइलिंग तो करी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करी, तो यहाँ पर वेपर में तो बदल रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवन जो कपड़े हमारे सूखते हैं ना, जब हम धूप में डाल देते हैं, तो वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से सूखते हैं, वेपराइजेशन नहीं। वेपराइजेशन तब होता है जब हम एक कंटेनर लेते हैं, उसको गैस के ऊपर रख देते हैं, वहां पर हम 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहे होते हैं टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, ठीक है। तो जब तक आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग यानी कि वेपराइजेशन दोनों ही डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। आई होप इट इज क्लियर। Evaporation is the process that describes a change from liquid phase to a gaseous phase below the substance boiling point. Substance के boiling point के नीचे जो liquid से हमारे पास vapor में change आ रहा है उसको हम evaporation कहते हैं। और vaporization is the process of liquid to gas at the boiling point, ठीक है। दोनों ही नेचर में एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि we need to provide temperature, हमें टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर हम कहें हीट हमको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो इन प्रोसेसेस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पर्टिकुलर टेम्परेचर्स हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर कोई भी जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट होगा। और जो ये हमारे पास पर्टिकुलर टेम्परेचर्स होते हैं ना, इनकी एक खास बात है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो दोनों ही हमारे पास फिजिकल स्टेट्स होती हैं ना, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये दोनों ही स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि लिक्विड भी और सॉलिड भी। सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लिक्विड भी और गैसियस स्टेट भी दोनों एग्जिस्ट करेंगी, यानी कि ये दोनों जो स्टेट हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। एक और चीज, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी हमारा सेम ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इवन अगर हम पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि पानी फ्रीज होगा, है ना, तो पानी के अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एट दिस टेम्परेचर बोथ द स्टेट्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। So melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid, और ये जो प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हमारा एग्जिस्ट करता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ठीक है। एट मेल्टिंग पॉइंट बोथ द फेजेस, यानी कि सॉलिड भी और लिक्विड भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एट दिस पॉइंट दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलो, अब फ्यूजन या फिर मेल्टिंग आखिरकार हम किसको बोलते हैं? सो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं? मेल्टिंग कह रहे हैं। इसी को हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो कितना है? वो 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, देखो, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। देखो, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है ना। तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो भी जा रहा है, बट स्टिल जो हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या रह रहा है? सेम। तो जो भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है? वो स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हम हीट को हमेशा टेम्परेचर से एसोसिएट करते हैं कि अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ सो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट यहाँ पर हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन चेंजिंग द स्टेट, ठीक है, वो स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल करी जा रही है। और इस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ,
ठीक है, नोट कर लो इसको, हिडन, छुपा नहीं, छुपा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा छुपा। एक तो कब से हिंदी नहीं लिखी और यहाँ पर हम हिंदी लिखने बैठे हैं, है ना, तो यहाँ पर छुपा हुआ। ठीक है, वैसे मेरा छ और ह दोनों सेम लग रहा है, बट नहीं, यहाँ पर हमने छ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी तो आती है मुझे इस तरीके से, और ये हो है इधर पर, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेंट का मतलब है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। तो ये हीट छुपी हुई ही तो है ना, क्योंकि ये हीट टेम्परेचर के फॉर्म में तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी है, बट यहाँ पर तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कुछ ना कुछ जो हीट है वो छुपी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट फ्यूजन में भी हो सकती है और वेपराइजेशन में भी, क्योंकि इवन जब आप किसी चीज को बॉईल करते हो ना, तो वहां पर भी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है? बिकॉज जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, so it is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure। सारे जो प्रोसेस हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है, ये जो हीट है, ये सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगी और कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्टेट चेंज सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर ही अकर करेंगे। तो ये मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि हमें 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में यानी कि गैस में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल्सो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ओनली। इसके अलावा कोई और टेम्परेचर पे लेटेंट हीट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आ गया होगा? आगे बढ़ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट देखा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पर कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा। ऑल्सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो वेपर प्रेशर है ना हमारा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? देखो, जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो वेपर्स बन रही है ना, अब वो वेपर्स कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तभी आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल कर रहे हैं, ऊपर लिड होती है एक, वो ऐसे ऊपर ऊपर आने लग जाती है। क्यों? बिकॉज वो जो वेपर्स है ना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑल्सो इट इज दैट टेम्परेचर जहां पर जो लिक्विड है वो गैस में यानी कि वेपर में बदल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया है? यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, इसको मैं यहीं पर लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहीं पर लिख देते हैं VAPOUR। ठीक है, क्लियर है? द बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द गैस फेज फ्रॉम द लिक्विड फेज। सिंपल है, अभी हमने देखा था पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सब्लिमेशन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जब हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, डायरेक्टली आपने इसको गैस में चेंज कर दिया है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये सॉलिड फेज से डायरेक्टली गैस में चेंज होती है। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं और ये प्रोसेस जनरली हम लोग स्टेज में करते हैं। यहाँ पर ये जो व्हाइट धुआं धुआं सा आता है ना, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की यहाँ पर स्मोक आती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जितना टॉपिक है देखो वो तो हमने इतना इजीली कर ही लिया है कि किस तरीके से जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इंटर कन्वर्ट होती हैं। अब हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस इंडेक्स वाले यहाँ पर मेंशन्ड है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। बहुत सिंपल है, देखो इसका फॉर्मूला होता है केल्विन में जो भी टेम्परेचर है इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर है। तो यहाँ क्वेश्चन में केल्विन में कितना गिवन है? 300, तो वैल्यू पुट कर दो इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा टेम्परेचर? 300 माइनस 273 जो कि 27 होता है। ठीक है, विच मीन्स हमारे पास टेम्परेचर को चेंज करना था, तो दिस विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 573 को भी ऐसे ही करना है,
तो सेम फॉर्मूला पे पुट कर दो, प्लस डिग्री सेल्सियस, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना। तो डिग्री सेल्सियस में ये आ रही है वैल्यू, विच मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब देखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर कोई भी टेम्परेचर आ रहा है, विच मीन्स वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस, या फिर गैसेस भी आप लिख सकते हो। और 100 डिग्री सेल्सियस में बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बच्चे क्या कहेंगे कि वाटर तो बॉईल हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि, तो विच मीन्स यहाँ पर भी गैसियस स्टेट ही एग्जिस्ट करती होगी, बट नहीं, दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है वहां पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है, दोनों ही फिजिकल स्टेट्स यहाँ पर इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेंगी। और इससे कोई भी बिलो टेम्परेचर में ले लूँ, लेट्स सपोज 90 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर वो लिक्विड फेज में ही एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रह रहा है, बिकॉज जो भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड टू चेंज द स्टेट। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज करने के लिए वो जो हीट एनर्जी है वो यूज हो जा रही है, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एज द हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड अप टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस, हेंस द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। और ये जो हीट एनर्जी है आप ये भी बता सकते हो कि इसी को हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं, यानी कि हिडन, छुपी हुई एनर्जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। आप कैसे लिक्विफाई कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सिंपली प्रेशर को बढ़ा दो, है ना। गैसेस को लिक्विफाई करना है ना, तो ये मेरे पास गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इतने दूर दूर, अब मेरे को थोड़े पास पास लाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल। या फिर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को यहाँ पर घटा सकते हैं, दोनों प्रोसेस से हो जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पर लिक्विफाई करना है, मतलब गैस को किस में चेंज करना है, लिक्विड में चेंज करना है, तो हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं या फिर टेम्परेचर को घटा देते हैं। तो इन दोनों में से हम कोई सी भी चीज कर सकते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे और पूरा जो टॉपिक है वो भी हमने समझ लिया है। आई होप यार ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर लगता है आपको कि मिली है तो यार लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही क्लास 9th की और भी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय एवरीवन।